नमस्कार। राजधानी दिल्ली और वो भी लाल किले जैसी ऐतिहासिक जगह के पास एक धमाका। 10 नवंबर 2025 की शाम हुई ये घटना सिर्फ एक खबर नहीं है बल्कि कई गहरे सवाल खड़े करती है। आज हम इसी मामले की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। हमारे पास इस पर कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, जांच एजेंसियों से मिली शुरुआती जानकारी है, कुछ विश्लेषण भी आए हैं। हमारा काम है इन सब स्रोतों को खंगाल कर आपके सामने रखना ताकि ये समझ सकें कि आखिर हुआ क्या, जांच किस दिशा में जा रही है और इसके मायने क्या हो सकते हैं। तो चलिए परत दर परत इस मामले को खोलते हैं। ये घटना इसलिए भी ज़्यादा ध्यान खींचती है क्योंकि ये दिल्ली के बिल्कुल दिल में हुई, लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास, एक ऐसी जगह जो ऐतिहासिक भी है और रोजाना हजारों लोगों की आवाजाही का केंद्र भी। सबसे पहले बात करते हैं कि घटना क्या थी। शाम का वक्त था, करीब 6:30 बजे 10 नवंबर। लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, काफ़ी भीड़-भाड़ वाला इलाका रहता है वो, वहीं पास में एक Hyundai i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि कार ट्रैफिक सिग्नल पर रुकी थी, कुछ का कहना है धीमी चल रही थी, पर नतीजा एक भयानक विस्फोट था। हाँ, और उस विस्फोट का असर बहुत ही विनाशकारी था। जो शुरुआती आंकड़े आ रहे हैं अलग अलग स्रोतों से, वो करीब 8 से 13 लोगों की मौत की दुखद खबर दे रहे हैं। और घायलों की संख्या भी 20 से 30 या शायद उससे भी ज्यादा बताई जा रही है। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी कई और गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई, उनमें आग लग गई। पैदल चलने वाले लोग, पास की दुकानें, सब प्रभावित हुए। मतलब ये मंजर दिखाता है कि विस्फोटक की ताकत काफी ज्यादा थी। जाहिर है ऐसी घटना के बाद तो अफरा तफरी मच गई होगी। सुरक्षा बल तुरंत हरकत में आए होंगे, इलाके की घेराबंदी कर दी गई, सड़कें बंद करनी पड़ी। और जैसा आपने बताया, लाल किला मेट्रो स्टेशन, जो दिल्ली मेट्रो की एक व्यस्त लाइन है, उसे भी बंद करना पड़ा। शाम के पीक आवर में इससे लोगों को कितनी मुश्किल हुई होगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जांच तो तुरंत शुरू हो गई होगी। जी बिल्कुल। दिल्ली पुलिस की टीमें, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल सभी मौके पे पहुंचे। लेकिन बात यही नहीं रुकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही राष्ट्रीय जांच एजेंसी मतलब NIA, उसने भी जांच अपने हाथ में ले ली। अच्छा, NIA? हाँ, और NIA का इस जांच में शामिल होना अपने आप में एक बड़ा संकेत है। NIA आमतौर पर आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े जो गंभीर मामले होते हैं उनकी जांच करती है। सही। तो उनका इस केस को टेक ओवर करना ये बताता है कि शुरुआती जांच में ही एजेंसियों को ये शक हो गया था कि ये महज एक हादसा या छोटा मोटा अपराध नहीं है। शायद इसके पीछे कोई बड़ी और मुमकिन है कोई आतंकी साजिश हो सकती है। कानून के स्तर पर भी तेजी दिखाई गई है, सुना है FIR दर्ज हुई है। बिल्कुल। सूत्रों के मुताबिक मुख्य रूप से 2 कड़े कानूनों के तहत FIR दर्ज हुई है। एक तो गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम, जिसे हम UAPA कहते हैं। हाँ, UAPA। और दूसरा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम। UAPA एक बहुत सख्त कानून है जो खासकर आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए ही बना है। इसका इस्तेमाल होना यह साफ करता है कि जांच एजेंसियां इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक गंभीर खतरे के तौर पर देख रही हैं, न कि सिर्फ एक आपराधिक घटना के रूप में। और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का लगना भी ये दिखाता है कि विस्फोटक के इस्तेमाल और उसके सोर्स की, मतलब वो आया कहां से, इसकी गहन जांच की जाएगी। तो जांच की पहली कड़ी बनी वो कार जिसमें धमाका हुआ। एजेंसियां ये पता लगाने में जुट गईं कि ये कार किसकी थी, कौन चला रहा था इसे। हाँ, ये कार की ओनरशिप ट्रेस करना एक बहुत अहम हिस्सा है जांच का। शुरुआती जानकारी में एक सलमान नाम के व्यक्ति का जिक्र आया जो कार का पहला मालिक था। अच्छा। लेकिन ये भी पता चला कि कार आगे बेची जा चुकी थी। तो वो कड़ी भी खंगाल रहे होंगे। हाँ बिल्कुल। अक्सर ऐसी वारदातों में इस्तेमाल की गई गाड़ियां कई बार खरीदी बेची जा चुकी होती हैं ताकि असली इस्तेमाल करने वाले तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। एजेंसियां निश्चित रूप से उन सभी पिछले मालिकों और खरीद फरोख्त की कड़ियों को जोड़ रही होंगी, ये पता लगाने के लिए कि आखिरकार ये कार किसके हाथ में थी जब धमाका हुआ। और इसी जांच के दौरान कुछ नाम सामने आने लगे हैं जिन पर शक की सुई घूम रही है। जी, इसमें एक मुख्य नाम जो बार बार आ रहा है वो है डॉक्टर उमर मोहम्मद का। डॉक्टर? हाँ, सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि शक है कि धमाके के वक्त वही कार चला रहा था। ये एक बहुत महत्वपूर्ण लीड है जांच के लिए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से 2 और गिरफ्तारियां हुई हैं, तारिक अहमद मलिक और आमिर राशिद। जम्मू कश्मीर से? जी, इनका नाम भी संदिग्धों की लिस्ट में है। इनका जम्मू कश्मीर कनेक्शन इस मामले में एक और एंगल जोड़ता है।
एजेंसियां ये जरूर खंगाल रही होंगी कि क्या इसका कोई लिंक घाटी में सक्रिय गुटों से है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि और उलझती हुई दिख रही है। कुछ और पढ़े लिखे पेशेवर, खासकर डॉक्टर्स भी शक के दायरे में हैं, जैसे डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर अदील रादर, इनके नाम भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये सब मिलकर एक मॉड्यूल का हिस्सा हो सकते हैं। ये मॉड्यूल शब्द का क्या मतलब है यहाँ? देखिए, मॉड्यूल का मतलब होता है एक छोटा सेल्फ कंटेन्ड ग्रुप या सेल। ये किसी बड़े नेटवर्क या संगठन के हिस्से के तौर पर काम करता है। ये मॉड्यूल अक्सर स्वतंत्र रूप से ऑपरेट करते हैं ताकि अगर एक पकड़ा जाए तो पूरा नेटवर्क एक्सपोज ना हो जाए। अच्छा, मतलब एक छोटा सा ग्रुप। हाँ, और डॉक्टरों का इस तरह के संभावित मॉड्यूल में शामिल होने का शक जताना वाकई चिंताजनक है। आमतौर पर समाज में डॉक्टरों का एक सम्मानित स्थान होता है, भरोसे का पेशा है। बिल्कुल। उनका इस तरह की गतिविधियों में कथित रूप से शामिल होना कई सवाल खड़े करता है। क्या उनके पेशे का इस्तेमाल गलत इरादों के लिए किया जा रहा था? क्या ये किसी खास तरह की रेडिकलाइजेशन की तरफ इशारा है? ये पहलू जांच को और भी जटिल बना देता है। और इस मामले में जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली, शायद डराने वाली बात सामने आई है, वो है बरामद की गई सामग्री। बिल्कुल, वो वाकई चौंकाने वाला है। जांच के दौरान जो बरामदगी हुई है वो इस मामले के स्केल को एकदम बदल देती है। करीब 2900 किलोग्राम विस्फोटक। 2900 किलो? जी हाँ, ये बहुत बड़ी मात्रा है। ये तो बहुत ही ज्यादा है। बहुत ज्यादा। साथ ही कुछ डिजिटाइज्ड उपकरण और हथियार भी मिले हैं। इतनी भारी मात्रा में विस्फोटक मिलना ये साफ करता है कि ये सिर्फ एक कार बम बनाने की तैयारी नहीं थी। नहीं, इतने विस्फोटक से तो किसी बहुत बड़े टारगेट को निशाना बनाने की योजना थी। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि हम शायद किसी बहुत बड़ी और लंबे समय से चल रही तैयारी की सिर्फ एक झलक देख रहे हैं। 2900 किलो, ये तो वाकई सोचने वाली बात है। मतलब वो कार धमाका शायद सिर्फ एक हिस्सा था, या हो सकता है कि कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो धमाका हो गया, जबकि असली प्लान कुछ और ही था। दोनों संभावनाएं हैं और जांच एजेंसियां यकीनन दोनों एंगल से देख रही होंगी। हो सकता है कि ये विस्फोटक धीरे धीरे इकट्ठा किया जा रहा हो और इसे कहीं और इस्तेमाल करने की योजना हो। कार धमाका शायद ट्रांसपोर्टेशन के दौरान हुआ कोई हादसा हो, या फिर पैनिक में, या फिर जैसा आपने कहा, शायद प्लान बदलते वक्त या पकड़े जाने के डर से जल्दबाजी में किया गया हो। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि शायद इस ग्रुप ने पहले भी कुछ हमलों की कोशिश की थी, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए या उन्हें टालना पड़ा। हाँ, ये बात भी कुछ सूत्रों ने कही है कि हो सकता है पहले की योजनाएं सुरक्षा एजेंसियों की मुस्तैदी या किसी और वजह से कामयाब नहीं हुई, और शायद इसीलिए इस बार कुछ हड़बड़ी या बदलाव हुआ। अगर ऐसा है तो ये इस बात का भी संकेत हो सकता है कि सुरक्षा एजेंसियां शायद पहले से इस ग्रुप की कुछ गतिविधियों पर नजर रख रही थीं, भले ही पूरी तस्वीर साफ ना हो। ये संभव है। ऐसे मामलों में अक्सर इंटेलिजेंस एजेंसियां डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करती रहती हैं। कभी कभी पूरी जानकारी मिलने से पहले ही कोई घटना हो जाती है। इस घटना ने निश्चित रूप से हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। हाँ, बिल्कुल। खासकर शहरी इलाकों में इंटेलिजेंस गैदरिंग और प्रिवेंटिव एक्शन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। कुछ विश्लेषणों में यह सवाल उठाया गया है कि क्या एजेंसियों के पास पहले से कोई इनपुट था? क्या अलग अलग एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन में कोई कमी रह गई? हालांकि ये सब जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या कोई खुफिया विफलता हुई थी या नहीं। और जिस जगह को चुना गया, लाल किला और मेट्रो स्टेशन का इलाका, इसका भी अपना एक महत्व है। ये सिर्फ एक भीड़-भाड़ वाली जगह नहीं है। लाल किला हमारे इतिहास, हमारी आजादी की लड़ाई, हमारे गणतंत्र का प्रतीक है। मेट्रो स्टेशन आधुनिक दिल्ली की लाइफलाइन है। ऐसी जगह पर हमला करना सिर्फ जान माल का नुकसान पहुंचाना नहीं होता, बल्कि ये देश के प्रतीकों पर, लोगों के भरोसे पर और सुरक्षा की भावना पर सीधा हमला होता है। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक असर होता है। निश्चित तौर पर प्रतीकात्मक महत्व वाली जगहों को निशाना बनाना अक्सर ऐसे गुटों की रणनीति का हिस्सा होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा डर फैलाया जा सके और सरकार पर दबाव बनाया जा सके। सरकार की तरफ से प्रतिक्रिया भी बहुत सख्त आई है। हाँ, बयान आए हैं। जी, उच्च स्तर से बयान दिए गए हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और इस मामले की तह तक जाकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये दिखाता है कि सरकार इसे कितनी गंभीरता से ले रही है। इस घटना का असर आम लोगों की जिंदगी पर भी तुरंत पड़ा। हमने मेट्रो बंद होने और ट्रैफिक जैम की बात की, लेकिन इसके अलावा आसपास के बाजारों पर असर पड़ा होगा। लोगों में एक डर और अनिश्चितता का माहौल बना होगा। हाँ, बिल्कुल। ऐसी घटनाएं शहर की रफ्तार को थाम देती हैं और लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं।
तो अगर हम अब तक सामने आई सारी कड़ियों को जोड़कर देखें, एक संदिग्ध कार, उसमें हुआ धमाका, कथित तौर पर डॉक्टरों समेत कई संदिग्धों का एक नेटवर्क या मॉड्यूल, जम्मू कश्मीर से कनेक्शन, और सबसे महत्वपूर्ण लगभग 3000 किलो विस्फोटक और हथियारों की बरामदगी। हाँ, वो सबसे अहम है। तो तस्वीर काफी गंभीर नजर आती है। ये महज एक अकेली घटना या किसी एक व्यक्ति का काम नहीं लगता। ये एक संगठित, शायद लंबे समय से चल रही और खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करता है। जैसा कि हमने कहा, जांच अभी जारी है और बहुत सी बातें साफ होनी बाकी हैं। पूरी सच्चाई क्या है, इस नेटवर्क के तार कहां-कहां तक फैले हैं, इनका असली मकसद क्या था, ये सब सवाल अभी बने हुए हैं। लेकिन शुरुआती संकेत साफ तौर पर एक बड़े खतरे की ओर इशारा कर रहे हैं। ये घटना आने वाले दिनों में सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। बिल्कुल। जैसे जैसे एनआईए और दूसरी एजेंसियां अपनी जांच आगे बढ़ाएंगी, उम्मीद है कि और जानकारी सामने आएगी और इस मामले की पूरी गहराई का पता चल सकेगा। तो आज हमने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए विस्फोट मामले से जुड़े अब तक के तथ्यों पर नजर डाली। जांच की दिशा, संदिग्धों और बरामद सामग्री के आधार पर इसके विभिन्न पहलुओं को समझने की कोशिश की। ये साफ है कि ये एक बेहद गंभीर मामला है जिसके तार काफी दूर तक फैले हो सकते हैं और जिसमें बड़ी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी ने चिंताएं और ज्यादा बढ़ा दी हैं। जी, और यहाँ एक सवाल भविष्य के लिए सोचने को मिलता है। इस तरह की घटनाएं खासकर शहरों के बीचों बीच हमारे सुरक्षा रणनीतियों को कैसे बदलेंगी? भी सवाल है। इंटेलिजेंस इकट्ठा करने के तरीकों में, अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल में और भीड़-भाड़ वाले इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में किस तरह के बदलावों की जरूरत होगी? और एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या ये पूरी साजिश सिर्फ देश के अंदर तक सीमित है, या इसके तार बाहर भी जुड़े हो सकते हैं? बिल्कुल, या इसके तार सरहद पार किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से भी जुड़े हो सकते हैं जिनकी परतें खुलना अभी बाकी है। ये सवाल न सिर्फ जांचकर्ताओं के लिए बल्कि नीति बनाने वालों के लिए भी आने वाले समय में बहुत अहम होंगे।